देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम किया जाए। किस मुंह से ये आइन की बात करते हैं? पीपल्स पार्टी और नून लीग को तो आइन का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। यानी वो जमातें जिन्होंने आइन की धज्जियां बखेरी, लोगों को खरीदा, करोड़ों रुपया देकर कि क्या आर्टिकल 63A आइन का हिस्सा नहीं है? किस तरह से आपने उस आइन को वायलेट किया? किस तरह से आपने ये 22 लोग उठा के जो है वो अपनी पार्टी में ले गए और आपने कहा कि नहीं ये आइन का हिस्सा है? क्या हॉर्स ट्रेडिंग आइन का हिस्सा है? क्या लोगों को खच्चर की तरह, घोड़े की तरह खरीदना बेचना आइन का हिस्सा है? जी वेलकम बैक नाजरीन। और ये आज फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे जरा मैं जाऊं, अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी। इस वक्त मौजूद है मेरे साथ सेंटर जनरल अब्दुल कयूम मुस्लिम लीग नून से। जी आपको भी खुशामदीद कहती हूँ जनरल अब्दुल कयूम साहब। ये बताइए कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई सो फार और जो कल से अब तक में हुई है, जो इस वक्त सारी पोजीशन बनी है, इस सारी सूरत हाल में हाउ डू यू सी इट नाउ कि चीज़ें किस तरह जो है वो सॉर्ट आउट होंगी? क्योंकि देखें हुकूमत अपनी जगह अभी भी उसी रविश पर है, ऑपोजिशन भी स्टिल उसी सिनेरियो में जा रही है। यहाँ पे कोई एमिकेबली वाला मामला नजर नहीं आया सो फार इस एक महीने के अंदर, और अभी भी जो सिचुएशन इमर्ज हुई है उसके बाद भी स्टिल पीपल आर इंटैक्ट विद देयर स्टैंसेस। तो कैसे होंगी चीजें सॉर्ट आउट? जी पार्टियां ऑब्वियसली अपना अपना नुक्ता नजर तो उस पे कायम ही रहेगी ना, क्योंकि अभी अदालत के अंदर है ये मसला जी। और हमें वेट करना चाहिए कि अदालत जो है वो क्या फैसला करती है। और इसमें जरा बराबर भी शक नहीं है कि वो आइन की पासदारी की बात करती हैं अदालतें तो हमेशा। और ये जो कुछ ड्रामा हुआ है आपने देखा असेंबली के अंदर, ये तो इसकी कोई मिसाल ऐसी नहीं है कि इवन डिक्टेटर के रूल में वैसे नहीं हुआ। ये तो सिविलियन अपने तौर पे ये कह रहे हैं कि जी बाहर से लोग इनके साथ मिले हुए हैं, तो उसका तो सबसे ज्यादा इल्म किसको होना चाहिए? वो तो आर्मी के चीफ को होगा, DGI को होगा। अगर वो कह रहे हैं कि हमें अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखने की जरूरत है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी वो वहां बगावत कर रहे हैं और ये नो कॉन्फिडेंस के पीछे एक सुपर ताकत है, उन्होंने बुजदार को हटाना है या ये करप्ट माफिया को हटाना है? आप देखिए ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और आई थिंक कि इन लोगों को तो फौरी तौर के ऊपर अरेस्ट होना चाहिए अगर वायलेशन साबित हो जाती है। और इनको ये जो डिप्टी स्पीकर है जिसने ये रटे रटाए हुए तोते की तरह पढ़ दिया ऑर्डर और उठ के फिर चला गया, ये तो खुद डिस्क्वालीफाई हुआ है, ये स्टे ऑर्डर पे है, इसके पास तो अपनी अथॉरिटी कोई नहीं है। तो देखिए कोई भी फरिश्ता तो नहीं है, ना अपोजिशन में है, ना कोई फौज में है, ना कोई अदलिया में। हम सारे इंसान है, गलतियां होती हैं, लेकिन आपने आइन और कानून के मुताबिक चलना है। और अगर आइन के मुताबिक आप नहीं चलेंगे और कंडोन करते रहेंगे तो फिर आपके मसाइल कभी फिर पाकिस्तान के अंदर वो यकजहती नहीं रह सकती। कई लोग वो जुनैजो साहब के टाइम का कहते हैं, देखो जुनैजो की असेंबली को तोड़ा था ज़ियाउल हक ने, तो ज़ियाउल हक का एक्सीडेंट हुआ था तो डेथ हो गई थी। इसके बाद इसीलिए अदालत ने कहा जी कि अभी तो जो जिसके खिलाफ आपने बात करनी है उसकी तो डेथ हो गई है, तो अभी हम चूंकि इलेक्शन होने हैं तो आगे जारी करते हैं। लेकिन आज तो कानून की पासदारी के लिए और आइन की पासदारी के लिए इन लोगों को कटहरे में लाना जरूरी है। तो हम तो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह। लेकिन आपको नहीं लगता जनरल कयूम साहब, ये आपको नहीं लगता सेंटर साहब, आपकी बात सही दुरुस्त है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब एक प्रोसीडिंग हो गई फ्लोर ऑफ द हाउस, और उससे पहले के भी रिमार्क्स पिछले हफ्ते के हमारे पास मौजूद हैं, जब 63A के लिए भी तशरीह के लिए गई है हुकूमत वहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में लेके पार्लियामेंट का मामला, तो वो ये उन्होंने वहाँ भी तब भी ये कहा कि जी पार्लियामेंट का मामला पार्लियामेंट में सुलझाएं, यहाँ मत लेकर आए, और हम पार्लियामेंट के मामला में नहीं दखल अंदाजी करना चाहते। तो आपको नहीं लगता जो हुकूमत बार बार कह रही है, स्पेशली वजीर जिनको कानून बनाया गया, खैर अब तो तहलील हो गई और कैबिनेट नहीं हुई, क्या ये एक नई बहस है? लेकिन जो बात इससे कह रहे फवाद चौधरी साहब भी कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसके ऊपर कोर्ट या कोई भी अपना फैसला नहीं दे सकता या उसको चैलेंज नहीं कर सकता, क्या ये दुरुस्त नहीं है? जी ये बिल्कुल गलत है। देखिए एक तो मुझे अपनी आवाज वापस आ रही है, काइंडली ये बंद करवाएं। अच्छा ठीक है जी, इको बंद कर दीजिए कयूम साहब का। जी दूसरा ये है
देखें कि अदालत के अंदर ये जो पार्लियामेंट में खुद पार्लियामेंटेरियन हो रहा हूँ, जी ये जो प्रोसीडिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स है ना, उनके ऊपर जो कुछ होता है वो लास्ट चेयरमैन सेनेट या स्पीकर असेंबली होता है। लेकिन अगर आप आइन की अगर मैलाफाइटी हो और आइन की वायलेशन हो, आप देखें कि 17 अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन की कई अमेंडमेंट से कोर्ट ने कहा ये गलत है, उनको उनके ऊपर स्टे दिया और फिर आगे आपकी 18th अमेंडमेंट आई। देयरफॉर अगर आप देखें कि अगर लीडर ऑफ दी हाउस को आप कहें कि आप लीडर ऑफ दी अपोजिशन है और अपोजिशन को कहें आप हुकूमत कहें कि रूलिंग दे दी है, अभी स्पीकर ने कोई कैच नहीं कर सकता, जो आइन की वायलेशन है उसके ऊपर अकाउंटेबल है एवरीबॉडी। यू कांट टेक लॉ इनटू योर हैंड। यस, प्रोसीजर्स जो कुछ भी है वो किया जा सकता है। ये तो आपने एक प्राइम मिनिस्टर जो सैक हो रहा है, जो पार्लियामेंट का एक रुकन है लीडर ऑफ द हाउस, उसको बचाने के लिए आपने कानून को वायलेट किया। कानून ये कहता है और आइन ये कहता है कि आप विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड आपने नो कॉन्फिडेंस वोट करवाना है। और फिर देखिए आपने लीव ऑफ द हाउस ली कि क्या ये हम रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं, हमने अलाउ किया। आपने जब ये आ गया एजेंडे के ऊपर तो फिर उसके ऊपर वोटिंग होनी है, फिर वो उसको किसी तरीके से कंडोम नहीं कर सकते जैसे डिप्टी स्पीकर ने किया। ये सारे लॉ एक्सपर्ट्स जानते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक कू हुआ है जो कि पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने किया है, और इसकी सजा जो है वो आर्टिकल 6 के तहत इन लोगों को ट्राई होना चाहिए डेफिनेटली। तो बहुत मेहरबानी आपकी, मैंने आपको यही टाइम देना था। जी ठीक है, चले मैं जरा एजाजुल हक साहब की तरफ भी जाती हूँ, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। एजाजुल हक साहब सदर मुस्लिम लीग के जमात की, मैं आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। एजाजुल हक साहब, आप जो इस वक्त सिनेरियो इमर्ज हुआ है मुल्क के अंदर, हाउ डू यू सी इट? आप कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन को, जो पार्लियामेंट के अंदर कार्रवाई रही उसको, और जो फिर अब कोर्ट्स में मामला चलेगा उसको भी? देखिए, थी तो सारों के लिए बहुत बड़ी सरप्राइज थी, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन उन्होंने नुक्ता ऐसा लिया और बड़े तरीके से इसको लेकर आए कल्बिनेट करने तक कि पहले उन्होंने एक खत की बात की, फिर उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई, फिर उस खत को उसमें ऑथेंटिकेट करवाया, हर किसी ने उसको एंडोर्स किया, एक जॉइंट कम्युनिके जारी हुआ, और उसके बाद फिर उन्होंने आर्टिकल 5 का सहारा लेते हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को आउट ऑफ ऑर्डर करार दे दिया। अब मामला चला गया कोर्ट के अंदर, लेकिन ये है पॉलिटिकल मामला, ये लीगल मामला नहीं है। हाँ जी। देखिए, ऑपोजिशन भी इलेक्शन मांग रही थी और ऑपोजिशन के हर वक्त हक में है कि इलेक्शन में जाया जाए। अब गवर्नमेंट ने भी ऐसा तरीकाकार निकाला है कि फेस सेविंग भी हो जाए, यानी कि इस्तीफा भी ना देना पड़े और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से भी बच जाए और इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जब गवर्नमेंट ने इलेक्शंस में की तरफ लेकर जा रहे हैं और ऑपोजिशन की डिमांड ही थी कि अर्ली इलेक्शंस करवाए जाएं, तो अब जिद किस चीज की चल रही है वहां पे? क्या कह रहे हैं वो कि हमें दोबारा हुकूमत में लाया जाए, या हमारे केसेस खत्म किए जाएं, या हमें मौका दिया जाए कि हम नैब को बंद कर दें, या मतलब कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। हालांकि चाहिए तो अपोजिशन को ये था कि वो शादियाने बजा रहे होते और कहते जी कि चलें फौरी तौर पर हम इलेक्शन में जाते हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, एक और बात एजाजुल हक साहब, एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना इस जमन में, वो ये कि अब यही बात हुकूमत भी कह रही है, जो एग्जैक्टली आप कह रहे हैं कि जी अगर आपने जाना ही है तो आप जाइए, आवाम में जाइए, इलेक्शंस के लिए तैयारी करें और आ जाएं। अल्टीमेटली तो अब ये हो जाना चाहिए कि केयर टेकर सेटअप आ जाना चाहिए, इलेक्शंस कॉल आउट हो जाने चाहिए एंड पोजीशन क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन अब आज की जो सुप्रीम कोर्ट की फर्दर जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं और उसमें जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो थोड़े से इस वक्त तवज्जो तलब है और बड़े ही आई मीन के उसके ऊपर देखने वाले हैं, कीनली नोटिस लेने वाले हैं कि जिस तरह से उमर अता बंदियाल साहब ने जो बात की, ये रिमार्क्स दिए हैं कि जी दरख्वास्त गुजारों को पहले सुनना चाहता हूं, अगर कोई स्टेटमेंट देना चाहता है वो भी दे। लेकिन उन्होंने एक बात ये की है कि जी जब सिक्योरिटी डिवीजन में और जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें आप क्यों नहीं गए ऑपोजिशन वाले सारे? उन्होंने एक तरफ ये भी सवाल किया है, लेकिन एक तरफ इसमें
जस्टिस मुनीब कहते हैं कि 50 हक में नहीं तो क्या तहरीक मुस्तरद नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा अगर 100 अरकान असेंबली और 25 कहते हैं कि तहरीक पेश की जाए तो 50 हक में नहीं तो क्या तहरीक मुस्तरद नहीं हो जाएगी। ये सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा जो है जस्टिस एजाज कह रहे हैं कि जब लीव ग्रांट ना हो तब तक अदम एतमाद की तहरीक नहीं होती। अब ये अलग अलग रिमार्क्स आ रहे हैं। बहस कराने की इजाज़त ना देना तो फिर प्रोसीजरल डिफेक्ट हुआ, जस्टिस एजाजुल हसन ये कह रहे हैं। तो ये अलग अलग आ रहे हैं रिमार्क्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 2 रिमार्क्स हक में नज़र आ रहे हैं, इस मामले के 2 अगेंस्ट में नज़र आ रहे हैं। तो फिर क्या इस सारे संबंध में हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं और क्या लगता है कि क्या होगा? देखें, अगर तो इस केस को लीगल बनाया गया, पहली बात तो जो नोटिस इशू हुआ है चीफ जस्टिस के कंटेम्प्ट से माजरत के साथ बचते हुए मैं ये कहूँगा कि उसकी वर्डिंग ही बड़ी अजीबोगरीब है कि मेरे दफ्तर ने, चीफ जस्टिस के दफ्तर ने नोटिस लिया इस चीज का और फिर उनको बताया, फिर उनके दोस्तों ने उनको बताया, फिर उन्होंने आर्टिकल 184(3) के तहत जो है वो सुओ मोटो बुला लिया। तो पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा यार ये पार्लियामेंट का मसला है, इसको पार्लियामेंट में ही आप हल करें। अब स्पीकर की रूलिंग को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आप ये नया एक शोशा तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन एक नई ट्रेडिशन कायम करेंगे कि आप स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज करना शुरू कर देंगे तो फिर तो पार्लियामेंट की बालादस्ती को आप कर रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट ही कानून बनाता है। इंटरप्रिटेशन उसकी जो है वो जरूर सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप पार्लियामेंट के मामलात पर सुओ मोटो लेकर और आप शुरू हो जाए बहस करवाना और बहस सुनना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की हर किसी को इज्जत है और मेरा ख्याल है तमाम के तमाम उसे मानेंगे। हमारे जजेस जो हैं वो बहुत ही मैं समझता हूं कि लर्नेड ऑनरेबल जजेस हैं। लेकिन अब ये मसला जो है, जुनेजो का केस देख लें आप, 1988 में चले जाएं वापस। जी बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त जस्टिस सलीम ने ये फैसला कर लिया था कि जुनेजो साहब को बहाल कर दिया जाए और इलेक्शन अनाउंस हो चुके थे। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये जो इक़दाम था ये गलत था 29 मई वाला जनरल जौलक शहीद का जी, तो लेकिन क्योंकि इलेक्शंस कॉल कर दिए गए हैं इसलिए अब आपको हम बहाल नहीं कर रहे, आप इलेक्शंस में जाएं। मौजूदा सूरत हाल में जो हुकूमत बार बार महंगाई, बेरोजगारी और इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट की बात कर रहे थे कि इलेक्शंस करवाएं, अब हुआ ये है कि सारे अंडे जो है ना वो एक ही टोकरी में आ गए हुकूमत के खिलाफ। अब उनको फिक्र ये लगी है कि उन्होंने पिछले 3 हफ्ते में जितना लूज किया पब्लिकली, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में किसी ऑपोजिशन ने इतना लूज किया हो, और गवर्नमेंट ने उतना ही गेन कर लिया। हालांकि मैं तो न्यूट्रल आदमी हूँ, मैं तो ना उनके साथ हूँ ना उनके साथ, हमारी अपनी जमात है बिल्कुल। लेकिन हुकूमत ने जितना गेन किया, अगर आज 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएं तो जिस तरह क्लीन स्वीप किया उन्होंने हजारा के अंदर पीटीआई ने, इसी तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कि अजीबोगरीब जो है वो फिजा कायम हो जाएगी। लेकिन जो लोग अब चाह रहे थे कि इमरान खान को निकाला जाए, रजीम चेंज की जाए पाकिस्तान में, जो लोग धमका रहे थे, क्या उनके नजदीक 90 दिन के इलेक्शंस भी क्या उनको सूट करते हैं? क्योंकि हमें तो, मैं तो समझ रहा हूँ कि हमें डाउनग्रेड कर दिया गया और 2007 नवंबर टू 2022 अप्रैल, यानी उस वक्त एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बैठकर एनआरओ करवा रही थी और इस वक्त एक असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी जो है मिस्टर लू, वो पैगाम दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जी एनआरओ कैसे होना है, रजीम चेंज कैसे करनी है, वजीर आजम को कैसे हटाना है, दूसरों को कैसे लेकर आना है। तो फिर पाकिस्तान जो है, अगर हम उन्हीं के रहम करम पे चलना है हमने, तो फिर हम एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क तो नहीं रहेंगे। फिर सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, आप ये बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। एक और चीज भी इसमें ये कि हमने ये भी देखना है कि जब वो भारत की सरजमीन पे नजर आए तो उन्होंने वहां जवाब भी नहीं दिया, उसको मुस्तरद नहीं किया और उसकी मुखालफत नहीं की। इट मीन्स के देयर इन्वॉल्व्ड, दैट इज व्हाई दे आर सेइंग इट कि जी कोई, वरना उसके हवाले से कोई तरदीद नहीं आ रही है। दूसरी तरफ ये भी एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है एजाजुल हक साहब, इस पे भी थोड़ा सा नजर डालनी होगी कि ये जो मामला सियासी तौर पे चला है और अब सियासी मंजरनामे में जिस तरह से चीजें आगे फर्दर प्रोसीड हो रही हैं, अगर इस सारी सिचुएशन में कोर्ट का डिसीजन इसके अगेंस्ट कुछ आ जाता है और वापस से पोजीशन वही जाके खड़ी हो जाती है तरीके अदम एतमाद के मामले पर,
तो फिर क्या होगा? क्योंकि देखिए सिक्योरिटी डिवीजन में, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में और जो मीटिंग हुई उसमें तो ऑपोजिशन नहीं आई, ये तो कैटेगोरिकली सबके सामने। फिर वहां चारों लोगों के साइन दस्तखत मौजूद हैं कि एक साजिश तो बाहर से हुई है। तो इस सिचुएशन में वहां पे आपको लगता है फिर ऑपोजिशन को मजीद मौका मिल जाएगा और हुकूमत का की जो है वो क्या होगा, किस तरह से आप देखते हैं? फिर देखें, अगर तो मुल्क में अफरा तफरी करवानी है और अगर डिस्टेबलाइज ज्यादा मुल्क को करना है जितना भी है, फिर तो कोर्ट एक वो डिसीजन लेगी जो कि पॉलिटिकल नहीं होगा, लीगल भी नहीं होगा मेरे ख्याल में। उन्होंने अगर ये कह दिया जी कि हम इसको बहाल करते हैं असेंबलियों को, इसका मतलब है आप सदर को भी इम्पीच करेंगे, आप डिप्टी स्पीकर को भी करेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर को भी करेंगे, आप लॉ मिनिस्टर को भी करेंगे, फिर उन सबको अंदर कर दें आप, और उसके बाद इनको बहाल कर दें और मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला दें आप। यानी कौन सी ऑपोजिशन है ये? पहली ऑपोजिशन देखिए जो असेंबलियों को बहाल कराने के पर जोर लगा रही है बजाय इसके कि इलेक्शन की तैयारी करने की। क्योंकि ये एक दूसरे को जो सड़कों पे घसीट रहे थे आज शीरो शक्कर हो गए। कल को यही आप भी देखेंगी, मैं भी देखूंगा। हाँ ये एक दूसरे को इस कदर गालियां दे रहे होंगे हाँ जी, कि शायद पाकिस्तान की तारीख में आपने ऐसी वोकैबुलरी नहीं देखी होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरा ये कि ये आपस में क्या आपको लगता है कि ज्यादा दिन चल सकेंगे? और अगर ये दोनों मिलकर चलाते भी हैं, लेट्स सपोज कि जी जैसे कि बात हो रही थी कि शहबाज शरीफ साहब पीएम होंगे और उसके बाद जो है वो तो वजारतें जब लगानी होंगी, तो क्या मिक्स एंड मिंगल चल सकता है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलाकर जो है वो वजारतों का इंतखाब करे और सब कुछ करे? ये जो इनको इकट्ठा कर रहे थे बाहर से बैठकर, शायद फिर हुकूमत ही वही चलाएंगे, फिर ये तो नहीं चला सकेंगे। सॉरी आपकी आवाज कट गई, मैं चाहूंगी दोबारा बोलिएगा साहब जी। मैं ये कह रहा था कि हाँ। जिन्होंने बाहर से बैठकर ये साजिश की है, रजीम चेंज की और इन सबको इकट्ठा किया है, फिर वही मुल्क को चलाएंगे, ये लोग तो नहीं चला सकेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा ये भी बताइएगा, एक चीज और भी मुझे इस सारे सिनेरियो में पूछना है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर केयर टेकर सेटअप बनता है तो उसमें आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि केयर टेकर सेटअप में जो है वो पीएम को डिसाइड करने के लिए, और अभी भी जो जिस तरह से सदर ने खत लिखा उसमें भी ऑपोजिशन मैं ना मानू की रट लगा रही है, तो फिर वो कैसे मामला तय होंगे? वो मामला तय हो जाएंगे जब एक दफा फैसला हो जाएगा तो किसी शख्सियत पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। जैसे कि उन्होंने पीटीआई वालों ने जस्टिस गुलजार का नाम दे दिया है, इसी तरह ऑपोजिशन वाले भी सब मिलकर किसी का नाम दे देंगे और मैं समझता हूं कि फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और कैबिनेट तो फिर आपस में बात करके भी बन सकती है और जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा उसकी स्वाबदीद पे भी छोड़ सकते हैं कि वो किसको लाना चाहे किसको ना लाना चाहे। अच्छा ये जो अभी प्रोसीडिंग चली है, आपको लगता है कि ये आईनी तौर से ये सारी ठीक है, बात की जो स्पीकर के बाद जो हुआ है, जो 15 दिन के हवाले से वजीर आजम साहब का भी टेन्योर है, जो सदर ने जो डिसॉल्व किया असेंबली और सदर ने जो खत लिखा है दोनों हुकूमत को भी और ऑपोजिशन को भी, वो प्रोसीडिंग्स जो चल रही है वो आईनी तौर से ठीक है? देखिए, जब एक कैबिनेट डिवीजन ने प्राइम मिनिस्टर को डिनोटिफाई कर दिया और सदर के कहने पे वो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फिर सदर का ये इख्तियार है कि वो उन तमाम चीजों को हतमी शक्ल दें, यानी ऑपोजिशन से और हुकूमत से नाम भी मांगे, केयर टेकर गवर्नमेंट की भी तैयारी करें और इलेक्शंस के लिए भी मुल्क को तैयार करें। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर मुस्लिम लीग जिया। और जी बात हो रही है खास तौर पे इसी हवाले से जो इस वक्त सिनेरियो इमर्ज हुआ हुआ है जी, खास तौर पे से कि किस तरह से जो है नए आने वाले दिनों में क्या होगा, कि केयर टेकर सेटअप आना है, क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो उसकी रूलिंग है स्पीकर की वो सेट असाइड करेगी या क्या, किस तरह से होगा? क्योंकि देखें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, यहाँ पे एक बात के जो इस वक्त सिनेरियो इमर्ज हुआ है वो आपस की चुपकलिश और रंजिशों की वजह से इस बहरान में, हम सियासी बहरान में फंस चुके हैं और इस सियासी बहरान से निकलने के लिए हमें बहुत दूर अंदेशी रखते हुए फैसले भी लेने हैं
और उसी फैसलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना भी, और फैसलों को लेते हुए बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर भी रखना है। इस वक्त ये जो मौजूदा सूरत हाल बनी, वो बनी भी इसीलिए क्योंकि आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेफाक नहीं है, नाचाकियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कोई एक दूसरे के साथ बैठने के लिए राजी नहीं है। लेकिन वो अपोजिशन की तमाम जमातें जो माजी में एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी और डट के खड़ी थी और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा तो तेज़ लहजे में किस तरह से जो है वो जवाबात देती थी, बात करती थी, एक दूसरे के साथ बैठने के लिए राजी नहीं थी, आज वो एक साथ एक पेज पे, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी नजर आती हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खास तौर पे और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो इस सारे ज़मन में अकेले नजर आए। लेकिन जो फैसले खान साहब ने किए, जो उनकी गवर्नमेंट ने लिए, क्या वो ठीक है आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर, और जो बात इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन करिए, क्या वो ठीक है? अब ये सारा मामला है सुप्रीम कोर्ट के बॉल में और उसके कोर्ट में। अगेन मामला आया है कोर्ट के अंदर ही। आज से 3.5 साल पहले जब साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को निकाला गया पनामा लीक्स के थ्रू एक अकामे के मामले पर, तो उस वक्त भी मामला कोर्ट के अंदर था और कोर्ट्स डिसाइड करी थी कि क्या होगा। जब किसी को निकालना था, ना अहल करना था, डिस्क्वालीफाई करना था, तो उस वक्त भी कोर्ट्स ही पेश थी। और आज जब किसी को बचाना है जो कि खुद निकल चुका है सिस्टम से, डिसॉल्व कर चुका है असेंबली, सारे मामलात को जो है वो वाइंड अप की तरफ ले जा चुका है, तो उस मामले को, उस सेटअप को जो लपेट दिया गया है, उसको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए अब भी मामला कोर्ट के अंदर मौजूद है और कोर्ट्स इसका फैसला करने के लिए बैठी हुई है। तो पाकिस्तानी सियासत में नाज़रीन जो कोर्ट्स का मामला, खास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, वो इंतहाई अहमियत का हामिल है और वो इंतहाई अहमियत रखता है। उसकी वजह यह है कि या तो किसी ने जाना हो, या तो किसी को वापस लाना हो, या फिर सेट रखना हो मामला, या फिर बाहर कर देना हो, उसमें सारा कलीदी किरदार कोर्ट्स का नजर आता है। और आज भी हमें यही नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव है, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म की जो हम बात करते हैं पाकिस्तान में, वो आगे आगे है। लगता ये था, तासुर ये दिया जाता था हमेशा से कि शायद साकिब निसार साहब के बाद और जस्टिस गुलजार साहब के बाद मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं शायद वो जुडिशियल एक्टिविज्म पे उस तरह से नहीं सामने आए जो कि माजी में रहा है। लेकिन इस की मौजूदा सूरत हाल में जो जुडिशियल एक्टिविज्म अभी भी, यानी कि जैसे सू मोटो जो लिया जाता है वो आर्टिकल 184(3) के तहत लिया जाता है, और सू मोटो का जो एक रीत है, एक रिवायत है, वो पाकिस्तान में आपको सबसे ज्यादा मिलेगी एज कंपैरेटिवली डिफरेंट जो जुडिशियल आपके सिस्टम है बाकी सारी दूसरी दुनिया में। तो फिर ये जो इस तक सिचुएशन और सिनेरियो है, इस तक की मौजूदा आर्टिकल 184(3) के तहत जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है और जो सू मोटो एक्शन लिया है, इस सारे सूरत हाल पर जो जुडिशियल एक्टिविज्म नजर आ रही है, वो फिर से वही लहर नजर आ रही है, क्योंकि जाते जाते मामला, पार्लियामेंट का मामला, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में लग जाए और आ जाए। तो ये एक सोचने की बात है कि क्योंकि पिछले हफ्ते तक ये कहा गया, जब आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए गई समरी के, जब कहा गया कि नहीं जी पार्लियामेंट का मामला है, पार्लियामेंट को डिसाइड करने दीजिए, लेट द पार्लियामेंट डिसाइड। लेकिन अब जो इस सिचुएशन है, अब ये कहा जा रहा है कि नहीं जी अब सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो नोटिस लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी और अब करने जा रही है, जैसे सू मोटो ले चुकी है कि आइदर जो स्पीकर की रूलिंग थी उसके ऊपर कोई बात हो सकती है, सेट असाइड किया जा सकता है, या फिर जो है वो इसको वापस लिया जा सकता है। बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। अगेन वो जो मैंने बात कही थी पहले कि खेल दिलचस्प मरहले में है और इसमें मजीद आगे क्या होगा क्या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा नाजरीन। साथ ही जी अच्छा, सैफी अली खान साहिबा भी हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, और मैं उनसे भी ज़रा वन लाइनर बस ले लूँ एंड में जाते जाते इस हवाले से। सैफी अली खान साहिबा बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस चल रहा है और जो लिया है 184(3) के तहत, इस सारे सिनेरियो पर क्या बन सकता है आगे जाके और क्या जो है सिनेरियो इमर्ज हो सकता है, आप कैसे देख रही हैं? जी रिदा, इसमें पहले तो ये है कि जो रेफरेंस गवर्नमेंट ने भेजा था सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रिटेशन के लिए, पहले तो वो उसको डिसाइड होना है। और दूसरी बात है कि रूलिंग की जो बात आती है स्पीकर की, और मैं सुन रही हूँ कि डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की रूलिंग का बहुत जिक्र हो रहा है हर चैनल के ऊपर, तो उसमें सिचुएशन अलग थी। उसमें कोर्ट से उसको कन्विक्ट किया गया था यूसुफ रजा गिलानी को, और उसके ऊपर कोर्ट ने उनकी रूलिंग को जो है मुस्तरद किया था। तो अब ये दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। हाँ। जैसे कि एक बंदा आप पहले FIR कटाते हैं
और आप फिर दूसरा जो बंदा है, दूसरी पार्टी, उसके गुस्से में आके काउंटर FIR कटाती है। ये बिल्कुल इस तरह, इसको इसी तरह से लीजिए कि पहले जो है हुकूमत जाती है कि देखें जी ये हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी है कि नहीं है, और फिर ये जाते हैं कि जी स्पीकर की रूलिंग गलत है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो वही है। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन वन हैंड आप कहेंगे जी वो खिलाफ वर्जी हो रही है, अगर आप करें तो वो खिलाफ वर्जी नहीं है। आज भी मैं सिचुएशन देख रही हूँ जो लाहौर में हो रहा है, और वहाँ भी जैसे कि CM के मामले में खरीदो फरोख्त चल रही है, क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? जब ये करते हैं, जब नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, काले कोट पहन के, वो क्या कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं थी? मुझे बड़ी हैरत होती है कि लोगों की इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी है कि वो अपना माजी भूल जाते हैं कि हमने क्या किया हुआ है, और फिर वो बैठ के और वो जो है वो कानून की और आइन की बात कर रहे होते हैं। इट्स वेरी अनफेयर। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपको भरोसा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट करें। अब मैं एक हमारे जो एक्स अटॉर्नी जनरल का मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा नहीं कि वो गलत हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट ने फहमीदा मिर्जा की रूलिंग को जो है वो सेटिसाइड किया था वो गलत था, लेकिन अब जो हुआ है अब इनको उसको सेटिसाइड करना चाहिए। व्हाट इज दिस यार? यानी कि मतलब आपके फेवर में जो हो वो सही है और जो उनके फेवर में हो वो गलत है। कानून सबके लिए बराबर है, और अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी डाल दी है पॉलिटिकल पार्टीज ने, और ये जिम्मेदारी हम उम्मीद करते हैं अपने जुडिशियल सिस्टम से, सुप्रीम कोर्ट से, कि इंशाल्लाह ताला जो भी इसका फैसला आएगा, अल्लाह करे फिर वो उसको मंजूर भी कर ले, क्योंकि आपको पता है जब JIT की रिपोर्ट आई थी तो मिठाइयाँ बढ़ गई थी, और उसके बाद उन्होंने फिर वो निकल गए थे कि मुझे क्यों निकाला। वो क्या था? वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, आप वहाँ से निकल के किसी रोड पे आ गए और आपने कहा मुझे क्यों निकाला, और आपने लोगों को इकट्ठा कर लिया। तो क्या आपने उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एक्सेप्ट किया? आज तक नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैफी अली खान साहबा हमारे साथ मौजूद थी, सुप्रीम कोर्ट की एग्जीक्यूटिव मेंबर है जी, लॉयर वहाँ से, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं जी। बहुत शुक्रिया कि आपने इसके ऊपर रोशनी डाली, और बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे यहाँ दोगले जो है हमें नज़र आता है जी, अपनी बारी में नज़र आता है कि सही है और दूसरे की बारी में सब गलत नज़र आता है। बहरहाल जी, इसी के साथ अपनी मेज़बान सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ।